आज का हमारा टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे राइट से कि राइट्स होते क्या हैं। देखो, प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट्स होती हैं वो हर एक इंडिविजुअल को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाती हैं जिसमें उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जिसमें हम बोल सकते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंडिविजुअल की हो। ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाया जाता है हर एक स्टेट के द्वारा। प्राइमरली जिसको हम डेमोक्रेटिक सेटअप कंट्रीज बोलते हैं, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। और इस जो भी ये एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाया जाता है उसको हम राइट्स का नाम देते हैं। और राइट्स जो होते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए। राइट्स को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पर्सनल एस्पेक्ट जिसमें इंडिविजुअल के राइट्स की बात की जाती है, दूसरा होता है सोशल एस्पेक्ट जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के साथ साथ उसकी सोसाइटी की भी ग्रोथ होती है। ये तो हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आज हम करेंगे राइट्स ऑफ सिटीजन्स से स्टार्ट डायरेक्टली, ठीक है। तो जो एक इंडिविजुअल होता है उसके जो राइट्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन आपके सामने है, चार पार्ट्स में हो सकती है। फर्स्ट जो है वो है नेचुरल राइट्स, सेकंड है मोरल राइट्स, थर्ड इज लीगल राइट, फोर्थ इज फंडामेंटल राइट्स। नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार, दूसरे मोरल राइट्स नैतिक अधिकार, थर्ड है लीगल राइट्स कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार को हम फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिविल राइट्स यानी कि नागरिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स आर्थिक अधिकार, और थर्ड इज पॉलिटिकल राइट्स राजनीतिक अधिकार, और फोर्थ पार्ट जो है फंडामेंटल राइट्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी पंजाबी में मौलिक अधिकार। टू स्टार्ट विद फर्स्ट नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनके अनुसार एक हर एक इंडिविजुअल को नेचर की तरफ से कुछ राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। उन राइट्स को हम नेचुरल राइट्स का नाम देते हैं। जब आप ये फर्स्ट में हो जाओगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और उसमें आपको तीन थिंकर्स के नाम सुनने को मिलेंगे, होब्स, लोक एंड रूसो। तो वो जो बात करेंगे अपनी थ्योरी में वो यही करेंगे कि नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट क्या होता है, ये नेचुरल राइट्स हमें मिलते कब हैं। तो वो एक्चुअली बात करेंगे कि जब स्टेट बनी थी उससे पहले भी एक ऐसा टाइम होता होगा जब लोग जी रहे होंगे। मतलब जैसे आज के टाइम में आपको डिमार्केशन ऑफ स्टेट्स देखने को मिलता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में आपको पता है कि बीच में एक बाउंड्री है, उसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टार्ट होता है, उसके आगे अफगानिस्तान स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही डिवीजन ऑफ स्टेट्स हमें देखने को मिलती है। मगर कोई तो ऐसा एक टाइम होता होगा, होप्स, लोग और रूसो के द्वारा उनकी थ्योरी में ये बोला गया कि जब कोई भी स्टेट नहीं होती होगी, कोई भी मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता होगा, कोई रूल्स नहीं होते होंगे, ऐसे ही लोग जीते होंगे। मतलब वो टाइम ऐसा होता होगा जिसमें वो बोलते हैं कि माइट इज राइट वाली सिचुएशन होती होगी, जिसकी लाठी उसकी बैक, यानी कि जो जो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होगा वही सरवाइव करता होगा। तो उस दौरान सभी इंडिविजुअल्स को नेचुरल राइट्स मिलते होंगे। तो यही बात की गई है यहाँ पे, सिर्फ जॉन लॉक का नाम लिखा गया है। फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोलते हैं। तो बिफोर द एमरजेंस ऑफ द स्टेट मैन वाज लिविंग इन द स्टेट ऑफ नेचर एंड एंजॉयड मेनी राइट्स। ठीक है। तो उस टाइम में बात की जाती थी राइट्स की, जब देश नहीं होते थे। तो उस वक्त हर एक इंडिविजुअल के पास जो राइट्स होते थे उनको बोलते थे नेचुरल राइट्स। ये पॉइंट इतना ही है, ठीक है। सेकंड है मोरल राइट्स नैतिक अधिकार। मोरल राइट्स आर दो राइट्स विच आर बेस्ड ऑन मोरालिटी। नैतिकता के अधिकार वो अधिकार होते हैं जो नैतिकता के ऊपर आधारित होते हैं, जिसके लिए किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी सजा नहीं मिल सकती। और इनको जो प्रवानगी होती है, इनको जो सैंक्शन होती है, इनको एक्सेप्टेंस, इनको अप्रूवल मिलती जो है वो समाज से मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, तो जो ओल्ड पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से सर्विसेज लेते हैं। जैसे अब जब बूढ़े हो जाएंगे पेरेंट्स तो उनकी देखभाल करना ये बच्चों की जिम्मेवारी बनती है। मगर
पेरेंट्स की तरफ से अगर देखें तो जो भी उनकी डिमांड होगी वो उनको लगता है कि ये हमारा अधिकार है। बच्चों को बोलेंगे कि हमारे लिए ये ला दो, वो ला दो, हमारी टांगे दबाओ, हमें हमारे लिए खाना लेके आओ। मतलब पेरेंट्स की तरफ से एक अधिकार है, उनको लगता है कि ये उनका अधिकार है, तो बच्चे भी उनकी बात को मानेंगे। इन केस अगर बच्चे उनकी बात को नहीं मानते तो इसके लिए उनको किसी भी तरह की कोई कानूनी सजा नहीं मिल सकती। ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से अलग अलग तरह की डिमांड्स करते हैं, तो उनको लगता है कि ये उनका हक है अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड करना, ये उनका हक है। इन केस पेरेंट्स उस डिमांड को पूरा नहीं करते या नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजंस, तो ऐसे में उनके ऊपर किसी भी तरह का पेरेंट्स के ऊपर कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये होते हैं मोरल राइट्स, नैतिकता के आधार पर ये अधिकार मिलते हैं। जैसे बूढ़े पेरेंट्स को ये अधिकार मिलेंगे और छोटे बच्चों को उदाहरण के तौर पे ये राइट्स उनको मिलते हैं। थर्ड इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होते हैं, और ये राइट्स हर एक इंडिविजुअल की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, और इनको हर एक देश की जो जुडिशरी होती है वो प्रोटेक्ट करती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। हालांकि कुछ देशों में इसको फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार नहीं बोला जाता, अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं। जैसे अमेरिका में बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया गया है फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका में। तो यूएसए पहला ऐसा देश था जहां पर फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई थी। उसके बाद जर्मनी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की, फिर आयरलैंड ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की, फिर सोवियत यूनियन उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की 1936 में, एंड देन वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म होता है 1945 में, उसके बाद तो जैसे एक मतलब आइडेंटिटी कार्ड की तरह था कि जहां पर भी डेमोक्रेसी होगी वहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात होगी। तो जापान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। यानी कि आज के टाइम में तो ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, दैट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल विल विलिंगली एक्सेप्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन केस इफ योर राइट्स आर वायलेटेड देन यू मे गो टू कोर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट्स में जाके उनके बारे में बात कर सकते हो, तो फिर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन होती है। आगे आप देख सकते हो 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको हम डिटेल में जब आपका ये फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आएगा तब करेंगे। फिलहाल हम इसको बेसिक बस जानेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ था तो उस वक्त इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे, मगर आज के टाइम में आपको सिर्फ 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ही देखने को मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है, फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 टू 18, 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी की बात होती है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, 19 से 22 इसकी बात होती है। देन थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 इसकी बात होती है। द नेक्स्ट है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है, इसकी बात होती है आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 में। और फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसकी बात होती है आर्टिकल 29 और 30 में। और इसके बाद आपका आर्टिकल है आर्टिकल 31,
जो है प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट्स। तो वो अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो अब बन चुका है आपका प्रॉपर्टी राइट, यानी कि वो अब आपका वो आपका बन चुका है लीगल राइट। जो संपत्ति का अधिकार है वो इस वक्त आपका वो कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए उसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया है। तो इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त 7 तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, आज हो चुके हैं 6 तरह के टोटल। और जो लास्ट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब आपके जो भी अधिकार होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं तो इसका सहारा लेके जाते हो। आर्टिकल 32 है ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है 32 आर्टिकल। तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक देश के नागरिक को मिले हैं। आगे हम बात करेंगे लीगल राइट्स की। लीगल राइट्स जो होते हैं इनको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, लीगल राइट्स होते क्या हैं? दोज राइट्स विच आर लीगली गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट। वो अधिकार जो कानूनी तौर पे देश के हर एक नागरिक को प्रदान किए जाते हैं और जिनकी प्रोटेक्शन जो होती है वो देश की कोर्ट के द्वारा की जाती है। लिया कोप इसके लीगल राइट्स के बारे में क्या बोलते हैं? और लीगल राइट इज अ प्रिविलेज इंजॉयड बाय अ सिटीजन अगेंस्ट फेलो सिटीजन्स। तो लीगल राइट्स वो अधिकार होते हैं जो समाज में रहते हुए दूसरों से बचाव का काम करते हैं, ग्रांटेड बाय सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट। तो जो देश की सोवरेन पावर होती है, सोवरेन का मतलब होता है प्रभु प्रभु सत्ता, इसका मतलब होता है प्रभु सत्ता, सबसे बड़ी पावर जिसको बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। तो वो आपको ये प्रोवाइड करवाती है, अपहेल्ड बाय द पावर। तो ये आप बाद में इनका इस्तेमाल करते हुए एक शक्ति की तरह आपके लिए ये काम करते हैं। इनको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिविल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। टू स्टार्ट विद सिविल राइट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिविल राइट्स कि सिविल राइट्स होते क्या हैं। तो सिविल राइट्स जो होते हैं, नागरिक अधिकार इनको हिंदी में बोला जाता है। दीज आर नेसेसरी फॉर ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम बात करें कि चारों तरफ से एक इंडिविजुअल की ग्रोथ हो तो उसके लिए जरूरी होते हैं सिविल राइट्स। अगर आपको किसी समाज में आपके नागरिक अधिकार सिविल राइट्स नहीं मिलते तो ऐसे में हम ये नहीं बोल सकते कि वो स्टेट या वो देश आपको आपके अधिकार प्रोवाइड करवा रहा है। तो सिविल राइट्स के आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनको हम फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो है राइट टू लाइफ, जिंदगी का अधिकार। तो देखो, जिंदगी मतलब जीने का अधिकार, तो ये तो सबसे बेसिक नीड हो गई हर एक इंडिविजुअल की। सबसे मतलब बेसिक नीड है कि आपको जीने का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी सोसाइटी में आपकी जो आपका देश है, आपकी सरकार है, आपकी वो जिंदगी को ही अगर वो सिक्योर नहीं कर पा रही, तो ऐसी सोसाइटी में हम एक सभ्य समाज की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क जो किसी भी स्टेट के लिए है वो है कि एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की जो जिंदगी है उसकी रक्षा करना। If the state will not protect the lives of its citizens, citizens will always feel insecure. तो असुरक्षित महसूस करेंगे अगर देश की सरकार अपने देश के नागरिकों की जिंदगी को नहीं बचा सकती। प्रोफेसर लास्की राइट टू लाइफ के बारे में क्या बोलते हैं? If human being is not provided right to life, his whole life will be spent in saving himself. अगर देश की सरकारों के द्वारा, देश के द्वारा किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ को नहीं बचाया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो अपनी सारी जिंदगी, अपनी जिंदगी को अपने मतलब सराउंडिंग जो खतरनाक लोग होंगे उनसे बचाने में ही लगा देगा। टू प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ, इंडिविजुअल इज गिवन राइट टू सेल्फ डिफेंस। अपनी जिंदगी को बचा सके इसीलिए हर एक व्यक्ति को दिया गया है अधिकार सेल्फ डिफेंस का, यानी कि अपने बचाव में आप दूसरों के ऊपर अटैक कर सकते हो। फॉर डिफेंडिंग सेल्फ नो पनिशमेंट इज गिवन। अगर आप अपने आप को बचाते हुए किसी के ऊपर अटैक करते हो तो ऐसे में आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई सजा नहीं होगी।
Same way, state does not permit anybody to commit suicide. For the protection of human lives, state performs many functions. इसी तरीके से जो देश होता है किसी भी व्यक्ति को मतलब सुसाइड करने का अधिकार नहीं देता, कोई भी व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता, बट मैनी टाइम्स स्टेट withdraws his this right and gives death sentence. पर कई बार आपको ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है जब राइट टू लाइफ जो अधिकार है, जिंदगी का अधिकार या जीने का अधिकार जो होता है, एक व्यक्ति से छीन लिया जाता है। ये कब छीना जाता है? जब मान लो किसी ने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, तो उस दौरान उससे उसका ये जीने का अधिकार छीन के उसको डेथ पेनल्टी दी जाती है, यानी कि फांसी की सजा उसको दी जाती है। सेकेंड राइट इज राइट टू फैमिली, परिवार का अधिकार या परिवार को आगे बढ़ाने का अधिकार। देखो, जो ह्यूमन रेस होती है, तो उसको मेंटेन करना, उसको कैरी फॉरवर्ड करना हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप एक अपना परिवार हो, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक का आगे सपना भी होता है। तो हर एक स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो राइट टू फैमिली हर एक इंडिविजुअल का अधिकार है, उसकी वो प्रोटेक्शन करे। तो हर एक इंडिविजुअल के पास इतना अधिकार होता है कि वो अपनी मर्जी के साथ किसी भी, अगर लड़का है तो किसी भी लड़की के साथ अपनी मर्जी के साथ वो शादी कर सकता है, स्टेट उसको डिसाइड करके नहीं बताएगी। ऐसे ही किसी भी लड़की कोई भी लड़की अपनी मर्जी का लड़का ढूंढ के शादी कर सकती है। मतलब पेरेंट्स की अप्रूवल वो चलो एक फैमिली मैटर हो जाता है, मगर स्टेट इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करता। बाद में किसी भी इंडिविजुअल के कितने बच्चे होंगे ये भी परिवार ही डिसाइड करता है, विद कंडीशन दैट कि अगर देश में कोई पॉलिसी है कि वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी मतलब कब आप परिवार आप बढ़ाना चाहते हो, इसके ऊपर ऐसी सच कोई भी कंडीशन सरकार की तरफ से नहीं लग सकती। To achieve better results, government make laws regarding marriage, divorce, number of wives a man can have, and distribution of property. तो राइट टू फैमिली को अच्छे से मेंटेन करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं। जैसे शादी होती है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, डिवोर्स होता है तो अगर कोई लेता है तो उसके लिए भी आपको एक प्रोविजन होता है, उसी के तहत आप अपना डिवोर्स ले सकते हो। एक व्यक्ति कितनी उसकी पत्नियां हो सकती हैं, इसके बारे में भी कानून होते हैं। मतलब लीगली तो देखो एक ही पत्नी रख सकते हैं मोस्ट ऑफ द रिलीजन में, एक दो को छोड़ के। तो अगर आप एक से ज़्यादा पत्नियां रखोगे तो आपके ऊपर फिर भी कानूनी कार्रवाई होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि जो संपत्ति होती है आज के टाइम में आपको पता है कि लड़के और लड़कियों के बीच, लड़का और लड़की दोनों के बीच में फादर की प्रॉपर्टी, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिसेंटली भी जजमेंट आई थी, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो एक प्रॉपर्टी होती है पेरेंट्स की, उसके ऊपर बेटी का भी उतना ही अधिकार होता है, यानी कि 50-50% की बात की। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निजी स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हर एक इंडिविजुअल की एक ज़रूरत है कि उसको निजी ज़िंदगी में पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको किसी से पूछ के अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो हो सकता है वो बहुत कुछ कर सकता हो जब वो खुद फैसले लेगा, पर क्योंकि उसको इतनी आज़ादी ही नहीं मिली, इसीलिए शायद वो अच्छे से अपने आप को डेवलप ही ना कर पाए, अपना अच्छे से विकास ही ना कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि मेंटल लेवल पे जो भी उसकी ग्रोथ है और को फिजिकल जो उसकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, वो शायद ना हो ऐसे समाज में। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल के पास पर्सनल फ्रीडम होना भी ज़रूरी होता है। प्रोफेसर लास्की अगेन इसके बारे में भी अपने व्यूज शेयर करते हैं। वो क्या बोलते हैं? इट इम्प्लाइज पावर टू एक्सपेंड चॉइस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ हिज ओन वे ऑफ लाइफ विदाउट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन। मतलब किसी व्यक्ति को वो आज़ादी की बात करते हैं जिससे वो अपनी निजी जिंदगी को जीने का तरीका ढूंढता है और उसके साथ जीता है बिना किसी पाबंदियों के। इम्पोज होता है थोपना, लगाना, रिस्ट्रिक्शंस होता है पाबंदियां, और इम्प्लाइज होता है सजेस्ट करना। फोर्थ पॉइंट है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन देखो,
हर एक इंडिविजुअल में कॉन्शियसनेस आए, हर एक में जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक देश का नागरिक जो होता है वो पढ़ा-लिखा होना चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हर एक देश की सरकार भी बहुत सारे समय-समय पर कानून बनाती है, जिसकी बदौलत उसके नागरिक अच्छे से एजुकेट हों। उनका मेन पर्पस ही यही होता है। और उसके लिए देखो, जैसे सरकार की तरफ से कई पॉलिसीज़ बनती है, जैसे टेक्निकल कॉलेजेस खोले जाते हैं, बच्चों को दूर ना जाना पड़े तो पास-पास उनको स्कूल खोल के दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा गरीब है तो उसको फाइनेंशियल एड दी जाती है, आर्थिक मदद की जाती है। इवन फ्री एजुकेशन भी आज के टाइम में देखोगे कि बच्चों को दी जाती है। आपके शहरों में रीडिंग रूम्स खुलते हैं, लाइब्रेरीज़ खुलती हैं। इंडिया में तो आपको देखने को मिलेगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है, जो ये बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास शिक्षा का अधिकार है। जिस अगर आर्थिक तौर पे कोई बच्चा गरीब है, तो सरकारी स्कूल में उसकी जो शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री होगी। यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको बोलते हैं 8th स्टैंडर्ड तक, 6 से 14 साल के बीच उसकी उम्र होनी चाहिए। तो उसकी जो एजुकेशन है, जैसे उसको जो यूनिफ़ॉर्म होती है वो भी स्कूल की तरफ से दी जाएगी, उसका जो मिड डे मील होता है, उसके जो उसको बुक्स होती हैं, ये सारा कुछ उसको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, ना ही उससे कोई फीस ली जाएगी। यानी कि उसको बिल्कुल पूरी तरह शिक्षा फ्री दी जाती है। तो ये भी आज के टाइम में एक सिविल राइट का ही हिस्सा बन चुका है। देन नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, या जिसको बोल सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल है और इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 25 टू 28 धर्म से ही जुड़े हुए हैं। तो किस किस तरह की आपके पास आज़ादी है। तो धर्म की जब बात आती है तो डेमोक्रेटिक जहाँ पे आपको सेटअप देखने को मिलेगा, लोकतांत्रिक सरकार, वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल के पास अधिकार होता है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने भगवान की वो पूजा पाठ कर सकता है और अपने धर्म का वो प्रचार कर सकता है। सरकार इसके ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाएगी। वो चाहे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद कहीं पे भी जाता है, उसके पास पूरी इजाज़त होती है। इवन अगर एक धर्म का बंदा है तो वो दूसरे धर्म में भी जाके पूजा पाठ कर सकता है। किसी भी तरह की उसके ऊपर पाबंदी नहीं होती। पाबंदी तब होती है जब उसको ज़ोर ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इस चीज़ की आज़ादी नहीं होती। अगर कोई विलिंगली अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसकी आज़ादी है। मगर कोई ज़बरदस्ती पैसे का लालच देके या किसी और तरीके से किसी का धर्म बदलने की कोशिश करता है तो उसकी आज़ादी नहीं होती। तो अगर हम बात करें सोशलिस्ट कंट्री की, ये तो हमने बात की डेमोक्रेसी जिन देशों में होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें समाजवाद, जहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की जाती है जिन देशों में, गिव नो ड्यू कंसिडरेशन टू रिलीजियस फ्रीडम, तो वहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम जैसा कंसेप्ट कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे सरकार वहाँ पर सरकार चाहती है कि उन्होंने समाजवाद को स्थापित करना है। तो उसमें जो भी चीज़ अड़चन आएगी उसको दूर करेंगे वो, फिर वो किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो।